3 पर आगे बढ़ना है। लेकिन भाग 2 में हम लोगों ने देखा कि छोटे भाई जो हैं अव्वल दर्जे में पास हो गए। पास होने के बाद उनके विचार कुछ अलग बन गए। अपने बड़े भाई साहब की जो डांट डपट थी, उस डांट डपट से बचने के विचार मन में उमड़ने लगे। लेकिन फिर भी बड़े भाई साहब के लिए जो आदर सम्मान उनके अंदर बना हुआ था, उस आदर सम्मान के कारण वे बड़े भाई साहब के खिलाफ जा न सके। लेकिन अपने पास होने के घमंड में वे कुछ भूल गए कि कभी कभार फिर से बड़े भाई साहब उन्हें डांट लेंगे। बड़े भाई साहब ने उनके पास होने पर उन्हें डांटना डपटना थोड़ा कम कर दिया था। इसी का फायदा लेकर वे फिर से अपने उस खेल मस्ती में डूबे रहे। डूबे रहना क्या, पहले से भी ज्यादा वे अपने खेलों और मस्ती में डूब गए। तो नतीजा क्या हुआ, एक दिन बड़े भाई साहब ने उन्हें खूब डांटा। कई सारे उन्होंने उन्हें उदाहरण दिए। रावण तक का उदाहरण उन्होंने दे दिया कि रावण एक चक्रवर्ती राजा हुआ करता था। तो वैसे चक्रवर्ती राजा का जीवन समाप्त हो चुका है, उसका अहंकार उसे ले डूब चुका है। तो तुम्हारा क्या है, तुम्हें एक दर्जा पास होने पर अहंकार और गर्व नहीं करना चाहिए। और इस अहंकार और गर्व के दम पर तुम्हें अपने आप को सही मार्ग पर बनाए रखना है। तुम्हें इस खेल कूद वाली गतिविधियों से दूर रहना है। यह उपदेश बड़े भाई साहब ने उन्हें दे डाला। तो दे डाला, फिर साथ ही साथ अगली बड़ी कक्षाओं में उन्हें किन किन चीजों से गुजरना पड़ सकता है, इन चीजों का भी उन्होंने उनके सामने दृष्टांत कर दिया। और यह यहाँ तक बता दिया कि जो परीक्षक होते हैं, जो वे सही और गलत की परख बहुत ही सोच समझ कर करते हैं और सोच समझ कर ही अंक दिया करते हैं। तो ऐसे में हमें खूब मन लगाकर पढ़ाई करनी है और छोटी कक्षाओं में हमें थोड़े इसमें हमें पढ़ाई करनी होती है। जैसे ही हम बड़ी कक्षाओं में आगे बढ़ते हैं तो वहां पर हमें बहुत सारी चीजों को लंबे आधार पर, जैसे कि निबंध लिखने होते हैं, प्रश्नों के जो उत्तर होते हैं बहुत ही बड़े उत्तर होते हैं। इस प्रकार की सारी गतिविधियां बड़े भाई साहब ने छोटे भाई साहब के सामने रख दी। तो इस बड़े भाई साहब पाठ का तीसरा भाग, इस रेखा पर वह लंब गिरा दो। देखिए, इस वही जो उपदेश दे रहे थे कि उन्हें क्या क्या करना है, उसी का अगला भाग, इस रेखा पर वह लंब गिरा दो तो आधार लंब से दुगना होगा। पूछिए इससे प्रयोजन, दुगना नहीं चौगुना हो जाए या आधा ही रहे मेरी बला से। लेकिन परीक्षा में पास होना है तो यह सब खुराफत याद करनी ही पड़ेगी। यह सब खुराफत याद करनी ही पड़ेगी। कह दिया समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो। कह दिया समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम न हो। जो 4 पन्नों से कम न हो। अब आप कॉपी सामने खोले, कलम हाथ में लिए, उसके नाम को रोइए। कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है। इससे आदमी के जीवन में संयम आ जाता है, दूसरों का उस पर स्नेह होने लगता है और उसके कारोबार में उन्नति होती है। लेकिन इस जरा सी बात पर 4 पन्ने कैसे लिखे? जो बात एक वाक्य में कही जा सके उसे 4 पन्नों में लिखने की जरूरत? मैं तो इसे हिमाकत कहता हूं। यह तो समय की किफायत नहीं बल्कि उसका दुरुपयोग है कि व्यर्थ में किसी बात को ठूंस दिया जाए। हम चाहते हैं आदमी को जो कुछ कहना हो चटपट कह दें और अपनी राह चले, मगर नहीं, आपको 4 पन्ने रंगने पड़ेंगे, चाहे जैसे लिखिए, और पन्ने भी पूरे फुल स्केप आकार के। यह छात्रों पर अत्याचार नहीं तो और क्या है? अनर्थ तो यह है कि कहा जाता है संक्षेप में लिखो।
4 पन्ने लिखो और संक्षेप में लिखो। समय की पाबंदी पर संक्षेप में एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम न हो। ठीक, संक्षेप में तो 4 पन्ने हुए, नहीं शायद 100-200 पन्ने लिखवाते। तेज भी दौड़िए और धीरे धीरे भी। है उल्टी बात है या नहीं? बालक भी इतनी सी बात समझ सकता है, लेकिन इन अध्यापकों को इतनी तमीज भी नहीं। उस पर दावा है कि हम अध्यापक हैं। मेरे दर्जे में आओगे लाला तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे और तब आटे दाल का भाव मालूम होगा। इस दर्जे में अव्वल आ गए हो तो जमीन पर पांव नहीं रखते, इसलिए मेरा कहना मानिए। लाख फेल हो गया हूँ लेकिन तुमसे बड़ा हूँ। लाख फेल हो गया हूँ लेकिन मैं तुमसे बड़ा हूँ। संसार का मुझे तुमसे कहीं ज्यादा अनुभव है। जो कुछ कहता हूँ उसे गिरह बांधिए, नहीं पछताइएगा। इस पाठ का मुख्य जो तात्पर्य है वह यहाँ पर एक लाइन में आपको मिल रहा है। लेकिन तुमसे बड़ा हूँ, संसार का मुझे तुमसे कहीं ज्यादा अनुभव है। जो कुछ कहता हूँ उसे गिरह बांधिए, नहीं पछताइएगा। स्कूल का समय निकट था। नहीं ईश्वर जाने यह उपदेश माला कब समाप्त होती। आज मुझे निस्वाद सा लग रहा था। भोजन आज मुझे निस्वाद सा लग रहा था। जब पास होने पर यह तिरस्कार हो रहा है, जब पास होने पर यह तिरस्कार हो रहा है तो फेल हो जाने पर तो शायद प्राण ही ले लिए जाए। अगर फेल हो जाता तो प्राण ही ले लेते। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था उसने मुझे भयभीत कर दिया। स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा। यही ताज्जुब है, लेकिन इतने तिरस्कार पर भी पुस्तकों में मेरी अरुचि ज्यों की त्यों बनी रही। खेल कूद का कोई अवसर हाथ से न जाने देता। पढ़ता भी मगर बहुत कम। बस इतना ही, रोज टास्क पूरा हो जाए और दर्जे में जलील न होना पड़े। रोज का टास्क पूरा हो जाए और दर्जे में जलील न होना पाए। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ था वह फिर लुप्त हो गया और फिर चोरों का सा जीवन कटने लगा। फिर चोरों का सा जीवन यानी वही छिपते छिपाते खेलने मैदान पर जाने वाला जीवन प्रारंभ हो गया। फिर सालाना इम्तिहान हुआ। फिर से सालाना इम्तिहान हुआ, परीक्षा हुई और कुछ ऐसा संयोग हुआ मैं फिर पास हुआ और भाई साहब फिर फेल हो गए। भाई साहब क्या हो गया? फिर फेल हो गए। मैंने बहुत मेहनत नहीं की पर न जाने कैसे दर्जे में अव्वल आ गया। मुझे खुद अचरज हुआ। भाई साहब ने प्राणांतक परिश्रम किया। दिन रात उन्होंने परिश्रम किया। कोर्स का एक एक शब्द चाट गए थे। 10 बजे रात तक इधर, 4 बजे भोर से उधर, 6 बजे से 9:30 तक स्कूल जाने के पहले मुद्रा कांतिहीन हो गई थी, मगर बेचारे फेल हो गए। मुझे उन पर दया आती थी। नतीजा सुनाया गया तो वह रो पड़े और मैं भी रोने लगा। अपने पास होने की खुशी आधी हो गई। मैं फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख न होता। लेकिन विधि की बात कौन टाले? मेरे और भाई साहब के बीच में अब केवल 1 दर्जे का अंतर और रह गया। कितने दर्जे का? 1 कक्षा का अंतर और रह गया। मेरे मन में एक कुटिल भावना उदय हुई। कुटिल यानी गलत भावना। कुटिल भावना उदय हुई कि कहीं भाई साहब 1 साल और फेल हो जाए तो मैं उनके बराबर हो जाऊं
फिर वह किस आधार पर मेरी फजीहत कर सकेंगे। लेकिन मैंने इस विचार को दिल से बलपूर्वक निकाल डाला। आखिर वह मुझे मेरे हित के विचार से ही तो डांटते हैं। मुझे इस वक्त अप्रिय लगता है अवश्य, मगर यह शायद उनके उपदेशों का ही असर है कि मैं दनादन पास हो जाता हूँ और इतने अच्छे नंबरों से। अब भाई साहब बहुत कुछ नरम पड़ गए थे। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया। शायद अब वह खुद समझने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा, या रहा भी तो बहुत कम। मेरी स्वच्छंदता भी बढ़ी। मैं उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं पास ही हो जाऊंगा। पढ़ूं या न पढ़ूं, मेरी तकदीर बलवान है। इसलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था वह भी बंद हुआ। मुझे कन कौवे उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया था और अब सारा समय पतंगबाजी की ही भेंट होता था। फिर भी मैं भाई साहब का अदब करता था, अदब यानी आदर करता था और उनकी नजर बचाकर कन कौवे उड़ाता था, पतंग उड़ाया करता था। मांजा देना कन्ने बांधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारियां और समस्याएं सब गुप्त रूप से हल की जाती थी। मैं भाई साहब को यह संदेह न करने देना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नजरों में कम हो गया है। एक दिन शाम के समय हॉस्टल से दूर मैं एक कनकौवा लूटने बेतहाशा दौड़ा जा रहा था। एक दिन संध्या समय हॉस्टल से दूर एक कनकौवा लूटने बेतहाशा दौड़ा जा रहा था। आंखें आसमान की ओर थी और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर जो मंद गति से झूमता पतन की ओर चला आ रहा था। मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो। बालकों की पूरी सेना लगे और झाड़दार बांस लिए इनका स्वागत करने को दौड़ी आ रही थी। किसी को अपने आगे पीछे खबर न थी। सभी मानो उस पतंग के साथ ही आकाश में उड़ रहे थे, जहां सब कुछ समतल है, न मोटार कारें हैं, न ट्राम, न गाड़ियां। फिर भाग 4 पर आगे।